नमस्कार साथियों। आज हम जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है उसमें रावशिया के बाद में राव आसनाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा राव आसनाथ। राव आसनाथ राव आसनाथ है। ये मारवाड़ के शासक के रूप में हम देखें तो दूसरे शासक है। इससे हमने पहले रावशिया के बारे में पढ़ा था। और रावशिया ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। मारवाड़ के राठौड़ों के आदि पुरुष और मूल पुरुष थे। अब रावशिया के बाद में आसनाथ के बारे में देखते हैं जो दूसरे शासक है। अब हम जो आसनाथ है उनके बारे में देखें तो पहला हमारे टॉपिक यह है कि आसनाथ है ये रावशिया के पुत्र थे। यह रावशिया के पुत्र थे। किन के पुत्र थे? रावशिया के पुत्र थे। ये रावशिया के पुत्र थे। अब दूसरी चीज हम देखें आसनाथ ने क्या क्या कार्य किया है। जो राव आसनाथ है उन्होंने मारवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या क्या कार्य किया है उसके बारे में देखें तो राव आसनाथ ने क्या किया था। जो ये खेड़ क्षेत्र है, बाड़मेर के बालोतरा के आसपास का क्षेत्र है खेड़ क्षेत्र के गुइलों को पराजित किया है। किनको किया है? गुइलों को पराजित किया है। खेड़ क्षेत्र के गुइलों को पराजित करके राव आसनाथ ने खेड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। खेड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हमने क्या देखा है? राव आसनाथ के बारे में पढ़ रहे हैं। राव आसनाथ है ये रावशिया के पुत्र थे और मारवाड़ के दूसरे शासक है। ये खेड़ क्षेत्र के अंदर गुइलों को पराजित करके ये खेड़ क्षेत्र के अंदर अधिकार करते हैं और खेड़ क्षेत्र को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने क्या किया? खेड़ क्षेत्र के अंदर जो अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद में खेड़ क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया और केंद्र बना के इडर क्षेत्र जो गुजरात के आसपास राजस्थान और गुजरात की सीमा का क्षेत्र है, इस इडर क्षेत्र पर क्या किया है? गुइलों और साथ साथ में इन्होंने मुस्लिमों को पराजित करके और वहां पर क्या किया था? जो खेड़ क्षेत्र के बाद में इडर क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो ध्यान रखें जो खेड़ क्षेत्र है उसके बाद में रावशिया ने क्या किया? जो ये राव आसनाथ ने क्या किया? राव आसनाथ ने ईडर के गुइलों एवं बिलों को पराजित करके जो राव आसनाथ है उन्होंने इडर के गुइलों एवं बिलों को पराजित करके इडर पर अधिकार कर लिया है। इडर क्षेत्र पर क्या किया है? अधिकार कर लिया है। इडर क्षेत्र को अपने अधीन किया है। किन्होंने? राव आसनाथ ने अपने अधीन किया है। और उसके बाद में इस ईडर क्षेत्र को अपने जो भाई हैं सैनिक उनको दे दिया। तो आसनाथ ने क्या किया है? ईडर के गुइलों एवं भीलों को पराजित करके ईडर क्षेत्र को अपने अधीन कर अपने भाई
अपने भाई शोनिक को दे दिया। इनका भाई था शोनिक, उनको क्या किया, इडर क्षेत्र दे दिया, शोनिक को दे दिया। अब देखें रावासनाथ ने क्या किया है, दो क्षेत्रों पर अधिकार किया है, खेड़ क्षेत्र पर अधिकार किया है, इडर क्षेत्र पर अधिकार किया है। अब इन्होंने क्या किया, खेड़ क्षेत्र को रावासनाथ ने क्या किया है, खेड़ क्षेत्र को रावासनाथ ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है। रावासनाथ ने खेड़ क्षेत्र को हम खेड़ क्षेत्र, इसमें पॉइंट लगा देते हैं, खेड़ क्षेत्र तो रावासनाथ ने क्या किया है, खेड़ क्षेत्र को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है। राजधानी के रूप में स्थापित किया है, स्थापित किया। तो रावासनाथ ने क्या किया है, खेड़ क्षेत्र को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है, उसी खेड़ को केंद्र बनाया है। खेड़ में, इस खेड़ के अंदर क्या किया है, ये खेड़ क्षेत्र पहले तो हमें देखना है, ये बालोद और बाड़मेर का क्षेत्र है, वह खेड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। तो खेड़ क्षेत्र है बालोतरा, बाड़मेर का भूभाग है बालोतरा, बाड़मेर के आसपास का भूभाग था, बाड़मेर के आसपास का भूभाग था। और इसी खेड़ क्षेत्र को रावासनाथ ने क्या किया है, अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है। तो जो इस खेड़ क्षेत्र है, इसमें राव जो आसनाथ है, ये क्या करते हैं, एक मंदिर बनवाते हैं। रणछोड़ देवराय जो आसनाथ जी क्या करते हैं, एक खेड़ क्षेत्र के अंदर जो रणछोड़ देवराय नाम है, उनका मंदिर बनाते हैं। तो रावासनाथ खेड़ क्षेत्र में, खेड़ क्षेत्र में रणछोड़ देवराय का मंदिर बनाते हैं। रणछोड़ देवराय जी का मंदिर बनवाते हैं। तो हमने देखा है कि रावासनाथ ने क्या किया है, ये रावशिया के पुत्र थे। खेड़ क्षेत्र के अंदर गुइलों को पराजित करके रावासनाथ ने खेड़ क्षेत्र पर अधिकार किया है, और रावासनाथ ने इडर के गुइलों को और भिलों को पराजित करके इडर क्षेत्र को अपने अधीन किया है और अपने भाई शोनिक को दे दिया है। और इन्हीं के इस शोनिक भाई ने क्या किया, इस शोनिक ने क्या किया है, जो इडर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की है। शोनिक ने इडर के अंदर क्या किया है, राठौड़ वंश की स्थापना की। तो शोनिक ने इडर में राठौड़ वंश स्थापित किया, राठौड़ वंश स्थापित किया। शोनिक ने इडर में राठौड़ वंश स्थापित किया। उसके बाद में हमने क्या देखा कि खेड़ क्षेत्र है वो क्या है, तो रावासनाथ ने खेड़ क्षेत्र को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। खेड़ क्षेत्र है ये बालोतरा और बाड़मेर के आसपास का भूभाग है, और रावासनाथ ने खेड़ क्षेत्र में रणछोड़ देवराय जी का मंदिर बनवाया।
अब हम देखते हैं खेड़ क्षेत्र में जो इस प्रकार स्थापना करते हैं, खेड़ को केंद्र बना के इन्होंने क्या किया है, तो देखो रावासनाथ है, ये रावासनाथ, रावासनाथ है, खेड़ क्षेत्र को केंद्र बना के 84 गांवों को जीतते हैं, 84 गांवों पर अधिकार करते हैं। तो रावासनाथ खेड़ क्षेत्र है, इस पर खेड़ क्षेत्र को केंद्र बनाकर 84 गांवों को अपने अधीन करके साम्राज्य का विस्तार करते हैं। अपने अधीन करके साम्राज्य क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, साम्राज्य का विस्तार करते हैं। साम्राज्य का विस्तार करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जो ये रावासनाथ है, इनका निधन होता है, वह किस प्रकार होता है। तो रावासनाथ है, रावासनाथ 1291 के आसपास, 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की सेना से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। सेना से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। हमने क्या पढ़ा है, रावासनाथ के बारे में पढ़ा है। रावासनाथ रावशिया के बाद में ये जो शासक हुए और ये 1273 के अंदर में थे शासक, 1273 से 1291 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं। रावशिया क्या है, जो रावासनाथ है वो 1273 से 1291 तक जो यहाँ शासक रहते हैं, ये रावशिया के पुत्र थे और इन्होंने क्या किया है, जो इस प्रकार गोइलों को पराजित किया है, इधर क्षेत्र पर अधिकार किया है, इधर हम देखें खेड़ क्षेत्र पर अधिकार किया है, खेड़ को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है। उसके बाद में ये खेड़ क्षेत्र है वो बालोतरा बाड़मेर के आसपास का भूभाग है और खेड़ क्षेत्र के अंदर ये रावासनाथ जी एक रणछोड़ देवराय का मंदिर बनाते हैं और इसी खेड़ क्षेत्र को केंद्र बना के 84 गांवों पर अधिकार करते हैं, अपने अधीन करते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है कौन, आसनाथ जी किस प्रकार अपने शासक के रूप में रहे हैं। उसके बाद में अपने रावासनाथ जी के बाद में हम देखते हैं धुवड़ जी के बारे में। तो हमारे तीसरे मारवाड़ के रूप में शासक कौन है, धुवड़ जी। धुवड़ जी के बारे में देखते हैं, राव धुवड़ जी। तो मारवाड़ के शासक के रूप में राव धुवड़ जी की क्या भूमिका है, तो हम देखें ये राव धुवड़ जी हैं, ये 1291 ईस्वी के अंदर शासक बनते हैं। कब, 1291 ईस्वी के अंदर शासक बनते हैं और 1309 ईस्वी तक शासक रहते हैं, 1309 ईस्वी तक शासक रहते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार ये प्रतिहारों से संघर्ष करते हैं धुवड़ जी, किस प्रकार दक्षिण भारत जाते हैं और दक्षिण भारत के अंदर एक चक्रवेश्वरी माता की मूर्ति लेके आते हैं और नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थापित करते हैं, जो नागणेची माता के नाम से जानी जाती है। तो राव धुवड़ जी की उपलब्धियां क्या है, राव धुवड़ जी ने क्या किया, दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक से एक काष्ठ प्रतिमा प्राप्त की है चक्रेश्वरी माता की और वो अपने मारवाड़ क्षेत्र के नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थापित की है और बाड़मेर में स्थापित करने के कारण यहाँ पर नगाड़ा गांव में भी माता नागणेची माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज वर्तमान के अंदर ये नागणेची माता है, इनका मंदिर बीकानेर में भी है और हम साथ में यह भी देखते हैं कि नागणेची माता है ये राठौड़ वंश की कुल देवी है, राठौड़ वंश की कुल देवी है। तो धुवड़ जी के बारे में देखें तो धुवड़ जी ने क्या किया है, यह धुवड़ जी हैं, ये आसनाथ जी के बाद में क्या हुए, शासक हुए हैं मारवाड़ के। तो धुवड़ जी ने यह दक्षिण भारत
दक्षिण भारत में कहा? कर्नाटक। दक्षिण भारत से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेके आते हैं। चक्रेश्वरी माता की काष्ठ प्रतिमा लेके आते हैं। लकड़ी की प्रतिमा थी, काष्ठ प्रतिमा। काष्ठ प्रतिमा लेकर आए। फिर इस काष्ठ प्रतिमा को इन्होंने क्या किया? नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित किया है। तो इन्होंने क्या किया है? इस काष्ठ प्रतिमा को इन्होंने इस काष्ठ प्रतिमा को नगाना गांव बाड़मेर में नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित किया है। नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित किया है। तो क्या किया? ये दक्षिण भारत से चक्रेश्वरी माता की काष्ठ प्रतिमा लेकर आए। इन्होंने इस काष्ठ प्रतिमा को नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित किया है। और यह माता नागणेची माता के नाम से जानी जाती है। नागणेची माता के नाम से जानी गई। ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये नागणेची माता है, ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। तो नागणेची माता है, यह है राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है। यह है राठौड़ वंश की कुल देवी है। तो धूड़ जी के बारे में हमने क्या देखा? धूड़ जी दक्षिण भारत गए हैं, एक काष्ठ प्रतिमा लेके आए हैं कर्नाटक से। इस काष्ठ प्रतिमा को नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित किया है। कहाँ स्थापित किया? नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित किया है। ये माता नागणेची माता के नाम से जानी गई और ये राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है। इसके बाद में हम देखें, ये जो धूड़ जी हैं, ये क्या करते हैं? 1309 ईस्वी के अंदर, कब? 1309 ईस्वी में, 1309 ईस्वी में धूड़ जी प्रतिहारों से संघर्ष करते हुए, प्रतिहारों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर गति को प्राप्त हुए। तो हमने क्या देखा? धूड़ जी है, ये 1291 ईस्वी से 1309 ईस्वी तक शासक रहते हैं। ये दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की काष्ठ प्रतिमा लेके आते हैं और उसके बाद में ये नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करते हैं, जो नागणेची माता के नाम से जानी गई। और नागणेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? प्रतिहारों से संघर्ष किया। किन से किया है? प्रतिहारों से संघर्ष किया है। और 1309 ईस्वी में धूड़ जी प्रतिहारों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। याद रखना, ये धूड़ जी हैं, इन्हीं के हम देखते हैं जो पुत्र हैं तांदल। तांदल के पुत्र बाबूजी राठौड़ हुए थे। हमने देखा है बाबूजी राठौड़ धूड़ जी के क्या थे? पोते थे। अब उसके बाद में हमने आगे वाले शासक के रूप में हम लेते हैं, जो हमने देखा है कि रावसिया के बाद में आशनाथ हुए, आशनाथ के बाद में धूड़ जी हुए और धूड़ जी के बाद में कुछ प्रमुख शासक हैं, उनके बारे में देखते हैं कि धूड़ जी के बाद में जो प्रमुख शासक कौन कौन से हुए। तो धूड़ जी के पुत्र
दांदलवे तथा दांदल के पुत्र पाबूजी राठौड़ हुए। पाबूजी राठौड़ हुए जो राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, पाबूजी राठौड़। तो धूड़ जी के पुत्र दांदल हुए तथा दांदल के पुत्र पाबूजी राठौड़ हुए, और पाबूजी राठौड़ हैं ये राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान के लोक देवता रूप में पूजे जाते हैं। हमने क्या देखा है कि धूड़ जी हैं उनके पुत्र दांदल हुए और दांदल के पुत्र पाबूजी राठौड़ हुए हैं जो राजस्थान के लोक देवता के रूप में इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। दूसरी बात हम देखें, धूड़ जी हैं इनके बाद में शासक कौन कौन हुए हैं, तो देखो धूड़ जी के बाद में धूड़ जी के बाद प्रमुख शासक, धूड़ जी के बाद धूड़ जी के बाद प्रमुख शासक कौन कौन हुए उसके बारे में हमने देखा है। तो धूड़ जी के बाद में प्रमुख शासक कौन कौन हुए देखें तो धूड़ जी के बाद में हम देखते हैं एक नाम आता है रायपाल का। किनका नाम आता है? रायपाल का। धूड़ जी के बाद में कौन हुए? एक हुए रायपाल, दूसरे शासक हुए थे कनकपाल, नहीं एक भीम नाम के शासक हुए हैं। और भीम के बाद में जो हम दिख रहे हैं ये एकदम क्रमबद्ध है। उसके बाद में कौन हुए? कनकपाल। कौन हुए? कनकपाल। कनकपाल हुए। कनकपाल के बाद में कौन हुए? कनकपाल के बाद में पलहनसी नाम के शासक हुए हैं। पलहनसी नाम के शासक हुए हैं। और पलहनसी के बाद में हम देखते हैं, पलहनसी के बाद में हम शासक के रूप में देखें तो एक छाड़ा जी नाम के शासक हुए हैं। कौन हुए? छाड़ा जी नाम के शासक हुए हैं। छाड़ा जी के बाद में कौन शासक हुए देखें तो छाड़ा जी के बाद में तीड़ा जी शासक हुए हैं। कौन हुए? तीड़ा जी। तो तीड़ा जी शासक हुए हैं, राम तीड़ा। और तीड़ा के बाद में हम देखें तो सलखा जी शासक हुए हैं। कौन हुए? सलखा जी शासक हुए हैं। और सलखा जी के पुत्र का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम क्या था? मलिनाथ। इनके पुत्र का नाम क्या था? मलिनाथ। इनके पुत्र का नाम मलिनाथ था। इनके पुत्र का क्या नाम था? मलिनाथ। तो साथियों हमने क्या देखा है अभी कि जो धूड़ जी के बाद प्रमुख शासक हुए उसमें रायपाल, भीम, कनकपाल, पलहनसी, छाड़ा जी, तीड़ा जी और सलखा जी नाम के शासक हुए हैं। और सलखा जी के बाद में इनके सलखा जी के पुत्र हुआ, उनका नाम क्या था? मलिनाथ। तो अगले शासक के रूप में देखेंगे जो क्या कौन रहेंगे? मलिनाथ जी रहेंगे। कि धूड़ जी के बाद में जो 3 नंबर धूड़ जी हैं, इन धूड़ जी के बाद में हम शासक कौन पढ़ेंगे? हम मलिनाथ जी को पढ़ेंगे। जो 4 नंबर है मलिनाथ जी नाम के शासक हैं, मलिनाथ जी। मलिनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। मलिनाथ जी ने मारवाड़ के राठौड़ वंश है, उस मारवाड़ के राठौड़ वंश में शासक हुए। शासक के रूप में इन्होंने कौन कौन सी भूमिका निभाई उसके बारे में देखते हैं। मारवाड़ के प्रतापी शासक मलिनाथ जी के बारे में देखें तो मलिनाथ जी ने क्या किया। एक तो हमें यह देखना है मलिनाथ जी हैं ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक हुए। साथ में ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक होने के साथ ही ये राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। याद रखना मलिनाथ जी को हम क्या करते हैं? राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो राजस्थान के लोक देवता
देवता के रूप में पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। दूसरी चीज देखें कि इनके नाम पर ही बाड़मेर का नाम मालानी क्षेत्र रखा गया था। तो बाड़मेर का पहले नाम क्या था? मालानी था। तो इन्हीं के नाम पर बाड़मेर के आसपास का भूभाग मालानी नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखना साथियों, आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि मालानी नाम से प्रसिद्ध कौन सा जो जिला है, तो बाड़मेर है। बाड़मेर को पहले हम मालानी क्षेत्र के नाम से पुकारते थे। राजस्थान के लोक देवता के रूप में मलिकनाथ जी की पूजा की जाती है और इन्हीं के नाम पर जो बाड़मेर के अंदर क्या था, मालानी क्षेत्र है, इन्हीं के नाम पर रखा गया। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने ही मलिकनाथ जी ने क्या किया था, हम देखते हैं तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर एक पशु मेला आयोजित किया था, जो इन्हीं की याद में भरा जाता है। तो बाड़मेर के अंदर पशु मेला इन्हीं की याद में भरा जाता है। ये मलिकनाथ जी हैं, ये 1374 के अंदर क्या करते हैं, बाड़मेर के अंदर जो मलिकनाथ पशु मेला आयोजित करते हैं, वहीं से इनकी शुरुआत होती है। तो 1374 के अंदर क्या होता है, 1374 में मलिकनाथ जी मलिकनाथ जी के शासन काल में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा जो बालोतरा के आसपास का भूभाग है, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर आता है, बालोतरा बाड़मेर। तो लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या होता है, जो पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो 1374 ईस्वी में मलिकनाथ जी के शासनकाल में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला, तिलवाड़ा पशु मेला, जिसको हम मलिकनाथ पशु मेला भी बोलते हैं, मलिकनाथ मलिकनाथ पशु मेला आरंभ हुआ। तो क्या पता है कि 1374 ईस्वी में मलिकनाथ जी के शासनकाल में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में मलिकनाथ पशु मेला आरंभ हुआ। कौन सा मेला है, मलिकनाथ पशु मेला है। अब ये मलिकनाथ पशु मेला, इसके बारे में देखें तो ये कब बढ़ता है, ये चैत्र माह में बढ़ता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। मलिकनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। तो ये क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, यह है राजस्थान का, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, सबसे प्राचीन मेला है। दूसरी चीज देखें हम तो यह मेला चैत्र माह में कृष्ण पक्ष
एकादशी, कृष्ण पक्ष एकादशी से कृष्ण शुक्ल एकादशी, यह मेला चैत्र माह में कृष्ण पक्ष एकादशी से कृष्ण शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। कृष्ण शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। अब इसके बाद में हम देखें कि इस मलिनाथ जी के बारे में देखते हैं, मलिनाथ जी ने किस प्रकार का एक युद्ध किया है, और युद्ध के अंदर हम देखते हैं अलग अलग दो अलग अलग हम देखें, एक तो फिरोज शाह तुगलक है जो दिल्ली सल्तनत का शासक है, और साथ में एक मारवा का सूबेदार है निजामुद्दीन, दोनों से एक संयुक्त सेना को पराजित करते हैं मलिनाथ जी। उसके बारे में देखते हैं, जिसको हम देखते हैं ये महारानी का युद्ध बोलते हैं। ये 1378 के अंदर होता है। तो आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम इसके अंदर क्या होता है। मलिनाथ जी क्या करते हैं 1378 ईस्वी में, कब 1378 ईस्वी के अंदर, 1378 ईस्वी में मलिनाथ जी ने दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एवं मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की संयुक्त सेना को पराजित किया है, कि संयुक्त सेना को, संयुक्त सेना जिसमें 13 सैनिक टुकड़ियां थी, जिसमें सैनिक टुकड़ियां थी, को पराजित किया। बताया जा रहा है कि इसे मालानी युद्ध बोलते हैं। मालानी क्षेत्र के अंदर वाक्य फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने एक समय क्या किया, अपने कुछ जो कर निर्धारण करने वाला, जो कर इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनको भेजा था। और वे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आए और मलिनाथ जी से कर मांगा। तो उसी समय क्या किया, मलिनाथ जी के अधिकारियों ने उस कर मांगने वाले फिरोज शाह तुगलक के अधिकारी थे उनको मार डाला, और एक अधिकारी को जिंदा छोड़ा। और वो अधिकारी क्या करता है, फिरोज शाह तुगलक के पास जाके सूचना देता है, और समस्त सूचना देने के बाद ये फिरोज शाह तुगलक है, ये अपना एक समर्थक लेते हैं, मालवा का सूबेदार है कौन, निजामुद्दीन। अब निजामुद्दीन का समर्थन पाकर दोनों एक संयुक्त सेना बनाते हैं, और संयुक्त सेना के अंदर कितनी सैनिक टुकड़ियां थी, 13 सैनिक टुकड़ियां थी, और 13 के 13 सैनिक टुकड़ियों को मलिनाथ जी क्या कर देते हैं, 1378 के अंदर पराजित कर देते हैं। याद रखना, मलिनाथ जी की हम देखते हैं यह सबसे बड़ी विजय थी। अब देखते हैं 1378 के अंदर मलिनाथ जी ने दिल्ली सल्तनत के बड़े बादशाह फिरोज शाह तुगलक और मालवा के सूबेदार दोनों को संयुक्त रूप से पराजित कर दिया। तो मलिनाथ जी के बाद हम देखते हैं, मलिनाथ जी के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था जगमाल। मलिनाथ जी के क्या थे, पुत्र हुए थे जिनका नाम क्या था, जगमाल। मलिनाथ जी के पुत्र जगमाल हुए थे, नाम क्या था, जगमाल थे। अब बताया जा रहा है मलिनाथ जी के पुत्र जगमाल थे।
अब जगमाल ने क्या किया, जो एक बड़ी अच्छी भूमिका निभाएंगे जगमाल, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले आप देखें मलिनाथ जी के शासनकाल के अंदर क्या होता है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर गुजरात के मोहम्मद बेग का क्या होता है, यहाँ पर अटैक होता है। तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर क्या होता है। अब राजस्थान का जो मानचित्र है उसके अंदर हम देखें, ये राजस्थान को जो मानचित्र है, इधर से कौन आता है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन आता है, गुजरात से कौन आता है, मोहम्मद बेग। गुजरात से, गुजरात का शासक है कौन है, मोहम्मद बेग। नाम क्या है, मोहम्मद बेग, मोहम्मद बेग। और ये इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या करता है, अटैक करता है। और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आके इस मारवाड़ क्षेत्र से कुछ कन्याओं को क्या करता है, जो गणगौर पूजन करने वाली कुछ कन्याएं हैं, उनको यहाँ से क्या करता है, उठा कर क्या गुजरात ले जाता है। अब ये कौन लेके गया है, मोहम्मद बेग लेके गया है। कहां से, मारवाड़ क्षेत्र से कुछ कन्याओं को लेकर गया है। और ये किस वंश, किस शासक, जो शासनकाल है उनकी घटना है, तो मलिनाथ जी के शासनकाल की घटना है। मलिनाथ जी के शासनकाल में, मलिनाथ जी के, मलिनाथ के शासनकाल में गुजरात के शासक महमूद बेग, महमूद बेग ने, महमूद बेग ने क्या किया है, मारवाड़ क्षेत्र पर अटैक किया है। किस पर, मारवाड़ क्षेत्र पर। मारवाड़ क्षेत्र के कुछ कन्याओं को कन्याओं का अपहरण कर लिया। अपहरण कर लिया। यह जो लड़कियां थी, कन्या थी, ये क्या करती थी, जो गणगौर पूजन कार्य करती थी, गणगौर पूजन का कार्य कर रही थी। गणगौर, गणगौर पूजा कर रही थी। अब इस बात की जो घटना की सूचना किनके पास जाती है, मलिनाथ जी के पास जाती है। मलिनाथ जी के पास जाती है कि मारवाड़ क्षेत्र के एक भाग में मोहम्मद बेग ने क्या किया है, अटैक किया है और वहां की कुछ कन्याओं का क्या किया है, अपहरण कर लिया है। तो इससे कौन परेशान हुए, मलिनाथ जी। तो मलिनाथ जी ने अपने पुत्र जगमाल को यह सूचना दी कि जगमाल, इस प्रकार हमारे क्षेत्र के अंदर घटना हुई है, इसको वापस नाकाम करना है, कन्याओं को छुड़ा के लेके आना है। तो क्या करते हैं, जगमाल गुजरात जाते हैं। कहां जाते हैं, जगमाल यहाँ से इस गुजरात क्षेत्र के अंदर जाते हैं और गुजरात क्षेत्र के अंदर से जो मोहम्मद बेग को पराजित करके और इसे जितनी भी कन्याएं हैं, जो कन्याओं को क्या करते हैं, छुड़ाते हैं और साथ में कन्याओं के इस मोहम्मद बेग की पुत्री गिंदोली को भी लेके आ जाते हैं। तो ये आप देखते हैं कि किन की है, जो उपलब्धि किन की है, जगमाल की है। तो देखें मलिनाथ जी, मलिनाथ जी के पुत्र जगमाल ने इन कन्याओं को गुजरात के शासक महमूद बेग की कैद से छुड़ाने के साथ साथ जो महमूद बेग की पुत्री है गिंदोली, महमूद बेग की पुत्री गिंदोली है, कौन है, गिंदोली, साथ साथ महमूद बेग की
पुत्री गिंदोली को भी मारवाड़ ले आते हैं। गिंदोली है। अब ये गिंदोली क्या करती है, गिंदोली मारवाड़ में जगमाल के पास में आ जाती है और जगमाल के पास में आने के बाद जगमाल से विवाह कर लेती है और वापस जाने से मना कर देती है। तो गिंदोली क्या करती है, गिंदोली जगमाल से ही विवाह कर लेती है तथा वापस गुजरात जाने से मना कर देती है। वापस गुजरात जाने से मना कर देती है। हमने क्या देखा है, मोहम्मद बेग की पुत्री है जो गिंदोली है, इसको भी मारवाड़ से कौन लेके आता है, जगमाल लेके आता है। और गिंदोली क्या करती है, जगमाल से विवाह कर लेती है और उसके बाद में वापस गुजरात जाने से इनकार कर देती है। अब बोलती है मैं गुजरात नहीं जाऊंगी। अब हम देखा है इस जो गिंदोली है ये किस अवसर पर आई है, गणगौर के अवसर पर आई है। तो याद रखना साथियों, ये गिंदोली है, इसके गीत हैं गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। गिंदोली के गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। गिंदोली के गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। गाए जाते हैं। तो हमने देखा है गिंदोली के गीत हैं वो गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। हम ऐसी ही घटना शातल देव के बारे में देखेंगे। हम ऐसी घटना शातल देव के बारे में देखेंगे। शातल देव भी कौशाणा का युद्ध करेंगे और कौशाणा का युद्ध करके जो कन्याओं को छुड़ाएंगे। हम उसी प्रकार की घटना या जगमाल की देखते हैं। तो देखें हमने अभी क्या पढ़ा है, यहाँ पर जो मलिनाथ जी के शासनकाल में गुजरात के शासक मोहम्मद बेग ने मारवाड़ क्षेत्र की कुछ कन्याओं को अपहरण कर लिया और गणगौर पूजा कर रही थी जो, और मलिनाथ जी के पुत्र जगमाल ने इन कन्याओं को क्या किया, गुजरात के शासक मोहम्मद बेग की जो कैद से छुड़ाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, मोहम्मद बेग की पुत्री गिंदोली को मारवाड़ क्षेत्र से, गिंदोली को भी क्या करते हैं, मारवाड़ क्षेत्र ले आते हैं। गिंदोली जगमाल से विवाह कर लेती है तथा वापस गुजरात जाने से इनकार कर देती है। इस प्रकार की घटना को हम पढ़ते हैं। जो ये देखें जगमाल और गिंदोली की प्रेम कहानी, यानी कहने का मतलब है गिंदोली एवं जगमाल की प्रेम कहानी। तो हमने देखा है किस शासक के बारे में, जो हमने देखा है मलिनाथ जी के बारे में देखा है। किन के बारे में, मलिनाथ जी के बारे में। राजस्थान के लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र मालानी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में हमने देखा 1374 के अंदर मलिनाथ जी के शासनकाल में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में मलिनाथ मत्स्य मेला का आरंभ होता है और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। ये मेला चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी से और शुक्ल पक्ष एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष, कहा शुक्ल पक्ष, हमने दोनों नाम लिख दिए कृष्ण और शुक्ल। शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष
मुख्य एकादशी क्या करता है, बढ़ता है। उसके बाद में देखा 1378 में मलिनाथ जी दिल्ली सल्तनत के शासक के और जो मालवा के जो निजामुद्दीन सूबेदार है उनकी शुद्ध सेना को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। उसके बाद में गिंदोली और जगमाल का ये संबंध देखा है। अब हम देखते हैं ये जो मलिनाथ जी के बारे में हम जो आगे शासक पढ़ेंगे मलिनाथ जी के बाद में, वह कौन थे, रामचुंडा। कौन थे, रामचुंडा। इस रामचुंडा के बारे में हम आगे कल देखेंगे। उससे पहले थोड़ा रामचुंडा के बारे में यह देखते हैं कि रामचुंडा है, यह है जो रामचुंडा मलिनाथ जी के समय रामचुंडा को मलिनाथ जी क्या करते हैं, अपने शासन काल में इनको एक योग्य मानते हुए रामचुंडा जो मलिनाथ जी के भतीजे थे उनको क्या करते हैं, इनके पक्ष में अपना राजपाट त्याग देते हैं। तो याद रखना रामचुंडा है, इनके पक्ष में कौन गद्दी त्याग देता है, मलिनाथ जी। तो रामचुंडा ने क्या किया, अपने भतीजे मलिनाथ जी ने अपने भतीजे रामचुंडा के पक्ष में क्या कर दिया था, गद्दी त्याग दी थी। ये हम देखेंगे। याद रखना ये मलिनाथ जी हैं, इस रामचुंडा अपने भतीजे के जो लालन पालन हेतु एक जागीर भी देते हैं, शालवड़ी गांव की जागीर होगी, वो भी हम कल देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है देखें, हाँ, रामवासनाथ जी के बारे में देखें। हमने अभी क्या क्या पढ़ा था, रामवासनाथ जी के बारे में देखा था। ये किन के पुत्र थे, रावसिया के पुत्र थे। खेड़ क्षेत्र के अंदर किन को पराजित किया, गुइलों को पराजित करके, और ये क्या करते हैं, खेड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, रामवासनाथ जी हैं, ये खेड़ क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। फिर रामवासनाथ जी ने इटर क्षेत्र के अंदर गुइलों और किन को, भीलों को पराजित किया है, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये पराजित करके अधिकार करके अपने भाई सोनिक को दे देते हैं। और सोनिक क्या करता है, सोनिक इस इटर क्षेत्र में क्या करता है, राठौड़ वंश की स्थापना करता है। तो सोनिक इनके भाई थे, किनके, रामवासनाथ के भाई थे सोनिक। उन्होंने क्या किया, इटर क्षेत्र के अंदर क्या किया, एक राठौड़ वंश की स्थापना की। खेड़ क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा है कि खेड़ क्षेत्र को किसने राजधानी के रूप में स्थापित किया है, किसने किया है, हम देखें खेड़ क्षेत्र को राजधानी के रूप में आसनाथ जी ने स्थापित किया। उसके बाद में हमने देखा ये खेड़ क्षेत्र कौन सा था, तो ये बालोतरा बाड़मेर के पास का भाग है, वो खेड़ क्षेत्र के नाम से जाना गया। उसके बाद में देखें दोस्तों, हमने क्या देखा, रामवासनाथ जी हैं, ये खेड़ क्षेत्र के अंदर रणछोड़ देवराय जी का क्या बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। रामवासनाथ जी ने खेड़ क्षेत्र को केंद्र बना के कितने गांव पर अधिकार कर लिया, 84 गांव पर अधिकार कर लिया, और अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, रामवासनाथ जी ने 1291 के अंदर, कब, 1291 के अंदर रामवासनाथ जी ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी से की सेना से संघर्ष करते हुए क्या करते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम देखें दूर जी के बारे में पढ़ा। दूर जी का शासनकाल कितना था दोस्तों, तो यहाँ देखें दूर जी का शासनकाल था 1291 से 1309 ईस्वी। दूर जी दक्षिण भारत जाते हैं और दक्षिण भारत के कर्नाटक से क्या करते हैं, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेके आते हैं। ये मूर्ति काष्ठ प्रतिमा थी, और इस काष्ठ प्रतिमा को नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करते हैं, और बाड़मेर के अंदर नगाना गांव में स्थापित करने के कारण ये नागणेची माता के नाम से जानी गई। और ये नागणेची माता है, ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। क्या है, राठौड़ वंश की कुल देवी है। 1309 ईस्वी के अंदर दूर जी क्या करते हैं, प्रतिहारों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये दूर जी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हम देखें दूर जी के बाद में एक हमने ये भी जाना है पाबूजी राठौड़ के बारे में, कि दूर जी और पाबूजी का क्या संबंध था। तो दूर जी के पाबूजी पोते थे, दूर जी के पुत्र हुए धांधल, और धांधल के पुत्र हुए कौन, पाबूजी राठौड़। ये राजस्थान के क्या है, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दूर जी के बाद में प्रमुख शासकों के रूप में देखा हमने, तो पहला नाम किनका आता है, रायपाल का। दूसरा किनका आता है, भीम का। फिर कनकपाल बने, पलनसी बने, छाड़ा जी बने, फिर कौन बने, तीड़ा जी। कौन बने, तीड़ा जी बने, ये तीड़ा जी। और उसके बाद में कौन बने, सलखा जी बने। सलखा जी के पुत्र का क्या नाम था, मलिना। फिर हमने क्या किया, मारवाड़ के चौथे शासक के रूप में मलिनाथ जी के बारे में देखा। मलिनाथ जी राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर के आसपास का भूभाग है, ये मालानी नाम से प्रसिद्ध है। मालानी नाम से किनके, मलिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। अब उसके बाद में देखें हमने क्या देखा है कि 1374 में, कब, 1374 ईस्वी के अंदर क्या होता है,
मलिनाथ जी हैं, ये अपने शासन काल के अंदर क्या करते हैं, लूणी नदी के आसपास, कहां पर, लूणी नदी के आसपास तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मलिनाथ पशु मेला आयोजित करते हैं। क्या करते हैं, मलिनाथ पशु मेला आयोजित करते हैं। इस मेले की उपलब्धि क्या है, तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। क्या चीज है, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। और ये मेला चैत्र माह में कृष्ण पक्ष एकादशी से शुक्ल पक्ष एकादशी तक क्या करता है, बढ़ता है। तो हमने देखा मलिनाथ पशु मेले के बारे में देखा है। उसके बाद में हमने मलिनाथ जी के बारे में और देखा। तो 1378 के अंदर मलिनाथ जी ने क्या खूब का एक युद्ध लड़ा है 1378 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर इन्होंने 13 सैनिक टुकड़ियां, कितनी, 13 सैनिक टुकड़ियों को एक साथ पराजित किया है। मलिनाथ जी ने दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। इन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, कुछ अपने लोग हैं वो मलिनाथ जी के इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कर वसूली हेतु भेजे। तो मलिनाथ जी के अधिकारियों ने क्या किया, और जो फिरोज शाह तुगलक के जितने भी कर अधिकारी थे उनको मार दिया। अब मारने के बाद में मलिनाथ जी ने एक को बचाया और वापस किनके पास में भेजा है, फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक इस बात की सूचना पाकर क्रुद्ध हो गया और उसने मालवा के सूबेदार, मालवा का सूबेदार कौन था, निजामुद्दीन, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सहायता से एक संयुक्त सेना का गठन किया है, जिसमें कितनी टुकड़ियां थी दोस्तों, 13। इस 13 सैनिक टुकड़ियों को किसने पराजित कर दिया, मलिनाथ जी ने पराजित कर दिया। मलिनाथ जी के एक उपलब्धि के रूप में इनके पुत्र थे जगमाल। इन जगमाल ने क्या कर दिखाया, देखो तो जगमाल के बारे में हम देखते हैं। तो जगमाल ने क्या किया, मलिनाथ जी के शासन काल के अंदर गुजरात का एक शासक है मोहम्मद बेग। यह मोहम्मद बेग या महमूद बेग जो भी नाम है, मोहम्मद बेग ये क्या करता है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या करता है, अटैक करता है। गणगौर का अवसर था, इस गणगौर के अवसर पर ये क्या करता है, कुछ कन्याओं का अपहरण कर लेता है। इस बात की जब घटना किसको पता चलती है, मलिनाथ जी को, तो ये परेशान हो जाते हैं। तो जगमाल जी आते हैं, जगमाल जी पूछते हैं पिताजी परेशान क्यों हो, तो इनके पिताजी बताते हैं कि अपने मारवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या चीज हुई है, इस गुजरात के शासक मोहम्मद बेग ने आक्रमण करके कन्याओं का अपहरण कर लिया। इस प्रकार की घटना जब जगमाल को पता चलती है तो जगमाल क्या करता है, मोहम्मद बेग पर आक्रमण कर देता है। अब गुजरात के मोहम्मद बेग पर आक्रमण करके और नेक ये केवल इस कन्याओं को छुड़ाता है, बल्कि इस गुजरात के मोहम्मद बेग की पुत्री है, क्या नाम है उसका, गिंदोड़ी। क्या नाम है, गिंदोड़ी। इस गिंदोड़ी को क्या करता है, ये साथ में ले आता है। गिंदोड़ी क्या करती है, फिर जगमाल से विवाह करती है और ये गुजरात जाने से क्या कर देती है, मना कर देती है। तो इसके बारे में देखा। उसके बाद में आप मारवाड़ क्षेत्र के अंदर देखते हैं गणगौर के अवसर पर गीत गाए जाते हैं, किनके, गिंदोड़ी के। ये गिंदोड़ी के गीत किन पर है, गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं, ये भी याद रखना। अगली अपनी क्लास किन के बारे में रहेगी, जो मलिनाथ जी के बाद में रावचुंडा होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रावचुंडा के बारे में हम कल देखेंगे। तो यहीं पर अपनी जो कक्षा है इसको हम विराम देते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारे इस शारदा वारियर SBVM के सर जो YouTube चैनल है उससे जुड़े रहे आप और इसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ में क्लास देखते रहें।